ये कहानी वेंडेलिन की है। वेंडेलिन जो कि एक ताकतवर मेज है, जो कि वापस से रीइंकार्नेट हुआ है इस दुनिया को बचाने के लिए। पर इस दुनिया में इसके पास एक चीज़ यूनिक है, इसकी 4 वाइफ्स। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं वैन को दिखाते हुए, जो कि खाना पका रहा हो। खाना बनाने के बाद में वो प्रे करने लग जाता है। प्रे करते करते ही उसकी आंख लग जाती है। आंखें खोलता है तो वो खुद को एक नई दुनिया में पाता है। उसके हाथ में एक थाली थी, सामने बाजा बज रहा था। खाना काफी टेस्ट की लग रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कहीं वो सपने में तो नहीं है। उसके फादर आके उसे समझाते हैं, बेटा तुम्हें एक स्पीच देनी है। वो स्पीच देने जाता है, पर उसे कुछ पता नहीं था कि क्या बोलना है। पर तभी उसका बड़ा भाई आता है, जो कि सिचुएशन को हैंडल कर लेता ही कहते हुए कि मेरा छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा शर्मीला है, शुरुआत में इसे बोलने में तकलीफ आती है, तो ये इस प्रकार बच जाता है। उसे एक चीज़ ये पता चल चुकी थी कि वो एक ऐसी दुनिया में आ चुका है जहाँ से उसका निकलना मुश्किल है, इसलिए उस दावत को काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय करता है। अगले दिन वो अपनी फैमिली से मिलता है, जो कि एक काउंटी की नोबल तो है, पर वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। उसका भाई उसे बताता है पिछली पार्टी जो थी वो पार्टी इसलिए थी कि अब हमारे एक सबसे बड़े भाई को सारी की सारी दौलत मिल गई है। अब जो बाकी के बचे हुए भाई हैं, यानी कि बाकी के भाई बहन, अब उन्हें खुद की लाइफ खुद ही बनानी पड़ेगी। ये बात तो सुन के वो और भी ज़्यादा डर जाता है कि वो एक गरीब घर में जन्म लिया है। सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई को मिल गई, छोटों को तो बस ठेंगा मिला, इसलिए वो खुद पैसे कमाने के लिए एक एक करके जा रहे होते हैं। वो वेंडेलिन को कहते हैं तुम्हें भी एक समय पे आके जाना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ पे ज़्यादा खुश मत होना, तुम्हें भी हमारे पास ही आना पड़ेगा। उसके भाई उसे अपने पास आने को कहते हैं जब वो बड़ा हो जाए। अब वहीं दूसरी तरफ वेंडेलिन जो था एक मैजिक बॉल बाहर निकालता है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है कि अगर उसके पास मैजिक एप्टीट्यूड हुआ तो वो आगे चल के एक मेज बन सकता है, जो कि सिर्फ 10,000 लोगों में से कोई एक ही बनता है। वो उस मैजिक बॉल पे अपना हाथ रखता है और माना अंदर डालता है, पर उसका कुछ काम नहीं आता वो चीज़। पर वो बॉल एकदम से चमकती है, जो कि उसे हैरान कर देती है। वो अब एक मेज बन सकता था। ये बात वो अपने फादर को नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो बुक इधर से उधर मैजिक के बारे में ढूंढता है। उसके फादर उससे पूछते तो है कि वो क्या कर रहा है, पर वो बताता नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तब इसकी जान खतरे में पड़ सकती है। वो खुद से मैजिक करने की भी कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। पर एक बंदा आता है जो कि उसे कहता है कि बेटा तुम गलत कर रही हो, तुम्हें एक अच्छे तरीके के टीचर की ज़रूरत है। मेरा नाम एल्फर्ड है और मैं काउंट के लिए ही मैजिक करता हूँ, यानी कि वो भी एक मेज है। ये बात सुन के वो घबरा जाता है, पर तभी वो उस स्टिक को लेता है और दूर फेंक देता है। पर वो स्टिक जो थी वो एक अलग काम करती है। वो एक जंगली बोर को गुस्सा दिला देती है और वो उन पे अटैक करने के लिए आगे आता है। अब एल्फर्ड जो था वो वैन को पकड़ता है और उसे कहता है ये आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला सेशन है, और उसके हाथ पे माना इकट्ठा करना सिखाता है। विंड मैजिक से उसे पीछे करने लग जाते हैं। वो बोर पीछे तो हो गया था, पर वो बोर उनके ऊपर वापस से अटैक करने के लिए आने लग जाता है। एल्फर्ड इस बार उसे अपनी एक ही उंगली से काफ़ी दूर फेंक देता है, पेड़ टूटते जाते हैं। इस तरह की पावर हमारे वैन को हैरान कर देती है। वैन उसे अपना टीचर मान लेता है, वो उससे मैजिक सीखना चाहता था। अब एल्फर्ड जो था उसे धीरे धीरे करके अपनी टीचिंग्स देने लग जाता है, क्योंकि वो भी एक ताकतवर स्टूडेंट ढूंढ रहा होता है अपनी लेगेसी पास ऑन करने के लिए। वो एक जगह पे टेबल लेता है और दूसरी तरफ वो बोर को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। ये देख के वो पूछता है पॉकेट के बारे में, जिसपे वो बताता है कि इसके अंदर मेरी जिंदगी भर की सारी मेहनत है। तो दूसरी तरफ एल्फर्ड को पता चलता है कि जो वैन है वो नोबल का बेटा है, पर वो 8वीं संतान है, इसलिए वो लॉर्ड नहीं बन सकता है। वो उसे अपने मेज होने के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है, क्योंकि अगर किसके भाई को पता चलता है तब वो इसकी जान ले भी सकता है, क्योंकि हर एक पर्सन यही चाहेगा कि उनकी टेरिटरी का जो लॉर्ड है वो एक मेज बने, ना कि कोई नॉर्मल ह्यूमन। इसलिए वैन जो है ये चीज़ बताने से इनकार कर देता है। अब वो दूसरे दिन ट्रेनिंग पे जाता है, जहाँ पे एल्फर्ड जो था उसे ट्रेनिंग देने लग जाता है। शुरुआत में वो उसे बेसिक मैजिक सिखा रहा होता है, और साथ ही में वो उसके पास में कितने मैजिक डेंसिटी है वो चेक करता है, जिसके अंदर वो भी उसे सरपास कर जाता है। एल्फर्ड ये देख के हैरान था। कुछ महीनों की ट्रेनिंग वो कुछ दिनों में सीख रहा था। वो उसे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि इस तरह का मैजिक टैलेंट तो किसी मैजिक अकेडमी में भी बच्चों में नहीं होता है। वो उसे अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सिखाता है। उसकी फैमिली भी हैरान थी कि आखिरकार वैन कहाँ जाता है, पर अपना वैन तो मैजिक सीखने में लगा होता है। उड़ने वाला मैजिक, गायब होने वाला मैजिक, यहाँ तक कि मुंह से आग भगाने वाला मैजिक।
ये सारी चीज़ें हैरान कर देने वाली थी। एल्फर्ड तो ये चीज़ देख के सबसे ज़्यादा हैरान था कि कैसे वैन कुछ ही समय के अंदर इतना सब कुछ सीख रहा है। अब उसे मैजिक एलिमेंट्स के बारे में बताने लग जाता है। उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने से पृथ्वी बनी है। अगर तुम उन सबको कंट्रोल कर पाओगे तो तुम ताकतवर बन पाओगे। साथ ही में एक होली मैजिक भी होता है। तो दूसरी तरफ वैन को ये बात पता चलती है कि उसका भाई जो है उसे मैजिक करते हुए देख रहा होता है। ये बात वो हमारे एल्फर्ड को ही बताता है। एल्फर्ड कहता है कि अगर तुम मेज बन जाओगी तब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हें बेसिक मैजिक ज़रूर आने चाहिए और इसके बाद में मैं तुम्हें एडवांस मैजिक सिखाऊंगा। पर तभी उसके हाथ के अंदर कुछ आने लग जाता है। एक तरीके से वो करप्ट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैन अपने घर पे जाता है, मैजिक एकेडमी में पढ़ने का बोलता है, पर वो लोग गरीब थे इसलिए वो नहीं पढ़ सकता था। ये बात वो अपने टीचर एल्फर्ड को बताता है। एल्फर्ड कहता है कोई बात नहीं, तुम एक मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। अब वो उसे हवा में उड़ा के लेके जाता है और उसे आसपास की जगह दिखाता है। वो उसे अब एडवांस मैजिक सिखाने लग चुका था। वहीं दूसरी तरफ वैन तो पृथ्वी को देख के काफी ज़्यादा खुश था। एल्फर्ड के पास ज़्यादा दिन बचे नहीं थे। उसकी सोल जो है वो करप्ट हो रही थी। वो अब एक दिन आता है और कहता है कि बेटा, मैंने तुम्हें जितना कुछ भी सिखाया था उसका अच्छे से इस्तेमाल करना। इसके बाद अब मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब जो कुछ भी मेरा है वो मैं तुम्हें देता हूँ। ये कहने के बाद में वो वहाँ से चला जाता है। वैन को तो ये किसी सपने की तरह लग रहा था कि उसके टीचर सच में जा चुके हैं। तभी घर पे उसके फादर बताते हैं कि हमारे इस फॉरेस्ट के अंदर एक ज़ॉम्बी को देखा गया है। लंबा शरीर, बड़े बड़े कान, ये गोरा चेहरा और एकदम पतला इंसान। इस तरह की बात सुन के वैन को पता चल जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो और कोई नहीं बल्कि उसका टीचर होता है, क्योंकि वो भी सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा था। वो जंगल के अंदर जाता है पर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। पर तभी वहाँ पे एल्फर्ड आ जाता है। एल्फर्ड उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इधर क्यों आए हो। वो कहता है टीचर, क्या आप ही वो ज़ॉम्बी हो जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं। एल्फर्ड अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है कि हाँ बेटा, तुमने सही सोचा है, मैं ही वही हूँ। ये सिर्फ मेरी एक तरीके से सोल है जो कि तुमसे बात कर रही है। मैं बहुत समय पहले ही मर चुका हूँ। उसकी ये बात सुन के वो हैरान था। वो अपनी कहानी बताता है कि ड्यूक का बेटा बहुत बीमार था। उसे बचाने के लिए मैं इस जंगल में आया, पर यहाँ के मॉन्स्टर्स ताकतवर थे। सभी लोग मारे गए, सिर्फ मैं बच गया और मैं भी आखिर में मारा गया। मेरा शरीर पूरे तरीके से सड़ चुका था। बस मेरी सोल इसलिए बची थी कि मैं अपना एक स्टूडेंट ढूंढ सकूं और अपनी ताकत उसको दे सकूं। पर जब तुम मुझे मिले तब मैंने सोच लिया कि तुम ही मेरे स्टूडेंट बनोगे और मेरी पावर का इस्तेमाल करोगे। ये कहने के बाद में वो उसे होली मैजिक के बारे में बताते हैं कि उसे होली मैजिक का भी इस्तेमाल करना आता है और वो अब उसे होली मैजिक सिखाने लग जाते हैं, जो कि उसने उसे आखिर में सिखाने के बारे में सोचा था। पर धीरे धीरे करके उसकी शरीर भी पूरे तरीके से करप्ट होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब उसका पृथ्वी पे ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी। अब वो धीरे धीरे करके गायब होने लग जाता है। उससे पहले हमारा वैन उसे प्योरीफाई करना चाहता था कि उसकी सोल अच्छे से एक दूसरी आफ्टर लाइफ यानी कि रिइंकार्नेशन साइकिल में चली जाए। इसलिए वो अब मैजिक का इस्तेमाल करता है जो कि होली मैजिक था। होली मैजिक को वो इस्तेमाल कर पा रहा था। ये देख के वैन काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो उसे धन्यवाद करता है उसके साथ हर बिताए पल के लिए। अब वैन काफ़ी ज़्यादा रोता है पर वो अपने आंसू पूछता है क्योंकि उसके टीचर ने उसे जो कुछ भी सिखाया था अब वो उसके पास में है। 7 साल बीत जाते हैं। अब वो 13 का हो चुका था। अब वो अपनी ऑफिशियल जर्नी पे निकल जाता है एक एडवेंचर बनने की। अब वो निकल तो चुका था, उसे एक एकेडमी ज्वाइन करनी थी। उसे एकेडमी भी मिल जाती है जहाँ पे कि उसे बेसिक ट्रेनिंग और मिलेगी। पर वहाँ पे उस क्लास के अंदर काफ़ी अमीर बच्चे थे, 2 अमीर लड़कियाँ और एक अमीर लड़का। अब वो उनकी तरफ देखते हुए अपना दोस्त बनाने की सोचता है, पर वो गरीब घर के लड़का था इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। अपने इंट्रोडक्शन देते समय भी वो अटक रहा था। सभी क्लास के बच्चे उसे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे और वो सोचने लग जाता है कि ये लो, हो गई मुझसे भारी मिस्टेक। पर शायद से ये उसकी मिस्टेक नहीं थी, ये उसकी गलत फहमी थी। वो अकेला मेज था, इसी वजह से सभी बच्चे हैरान थे और उसे कोई भी अप्रोच नहीं कर रहा था। मेज होना एक रेयर चीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा। उसे लग रहा था कि ये लोग मुझे एक अलग नज़र से देख रहे हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ। काफ़ी बच्चे तो उसे अपना दोस्त बनाना चाहते थे, जैसे कि भूरे बालों वाला कैन, साथ ही में उसकी 2 दोस्त मीना और टीना।
मीना जो थी वो कहने लग जाती है कि अगर हम उसे अपनी टीम में लाना है तब हमें कुछ मिशंस पूरे करने पड़ेंगे। कि तभी एक दूसरी टीम आके कहती है कि वो अकेला मेज है इस पूरी क्लास के अंदर, तुम्हें लगता है कि वो हमें आसानी से ज्वाइन कर सकता है? उसका जो लेवल है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा हाई है। वहीं दूसरी तरफ टीचर ने तो ये तक कह दिया था कि जो कोई भी इस एकेडमी से अच्छे मार्क्स से पास होगा तो एक तरीके से उसका फ्यूचर पूरा सिक्योर है, और मेज होने की वजह से वैन तो वैसे ही उसका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। इसी वजह से कैन को एक तरकीब आती है, आने वाले कोई भी मिशन के अंदर वो जब फर्स्ट आएंगे तब वो उससे पूछेंगे क्या वो उनकी टीम ज्वाइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो दिन आता है उन सभी ने अच्छा खासा शिकार तो पकड़ा था, पर वैन के आगे वो लोग कुछ नहीं थे। वैन ने बहुत कुछ पकड़ा था, ये देख के वो हैरान थे। अब उन्हें लगने लग जाता है कि वो वैन को कभी भी अपनी टीम में नहीं ला पाएंगे, चाहे वो कैन की टीम हो चाहे वो नीले बालों वाले लड़के की टीम हो। अब सभी लोग उदास होकर जाने लग जाते हैं। वैन ने तो सोचा था पैसे जीतने के बाद में वो सभी को पार्टी देगा, पर जब वैन पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। ये देख के वो दुखी हो जाता है कि वो इस दिन भी दोस्त नहीं बना पाएगा। रात के समय अब वो लोग वापस से एक ट्रिक लगाने लग जाते हैं कि हम जंगल के अंदर तक जाएंगे और एक ताकतवर मॉन्स्टर को हंट करेंगे और वो हंट हम वापस लेके आएंगे। इससे हमारा वैन जो है हमारी ताकत देख पाएगा। वो जंगलों के अंदर जाते हैं और इतने अंदर पहुंच जाते हैं कि एक वुल्फ के पैक ने उन्हें घेर लिया था। उन्हें हराने में उन्हें दिक्कत आ रही थी, उन्हें लगने लग जाता है कि वो मरने वाले हैं कि तभी वहाँ पे दूर से हमारा वैन जो होता है उन सभी को नोटिस कर लेता है। अपने मैजिक की मदद से उसने पहले ही सोच लिया था कि ये लोग खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए इनके पीछे पीछे आ रहा था। उड़ने वाले मैजिक का इस्तेमाल करता है और काफ़ी सारे अर्थ मैजिक का भी, सभी वुल्फ को मार देता है। वो सभी को इन्फर्मरी लेके आता है, उन्हें ठीक करवाता है। वो उन्हें समझाता है कि अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो तुम्हारे साथ कुछ हो जाता। जिसमें मीना बोलती है और टीना कि हम तो तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहते थे, इसलिए हम उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, इसमें हमारी गलती है, अगली बार से हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। जिसके ऊपर वैन कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, टीचर भी वहाँ आ चुके थे। टीचर उन्हें कहते हैं कि ड्यूक हमें पार्टी दे रहे हैं, हमें चलना होगा। अब वो ड्यूक की पार्टी में जाते हैं। ड्यूक को ये बात पता चलती है कि वैन आ चुका है। वो वैन को मिलने जाता है और उससे अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए वो उसे चलने के लिए कहता है। वैन अपनी पूरी पार्टी यानी कि अपने दोस्तों को भी ले जाना चाहता था। वो कैन, मीना और टीना को भी बुलाता है। अब वहीं पे ड्यूक बताते हैं जो तुम्हारे टीचर के टीचर हैं वो है ये, और वो उसका नाम पाब्लो बताते हैं। पाब्लो कहता है कि मैं एल्फर्ड का टीचर हूँ। अच्छा है कि तुम जैसा ताकतवर स्टूडेंट जो है वो एल्फर्ड का स्टूडेंट बना। अब मैं तुम्हें और भी चीज़ें सिखा सकता हूँ जो कि एल्फर्ड ने तुम्हें शायद से नहीं सिखाई होगी। ये बात जान के वो खुश भी था और हैरान भी था कि ये सच में एल्फर्ड के टीचर हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ। वो साथ ही में ये भी बताता है कि एल्फर्ड की मेरे पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं वो आपको देना चाहता हूँ। पाब्लो ये सुन के हैरान था। वो उसे पाउच पकड़ा देता है जो कि एल्फर्ड का था। एल्फर्ड जाते जाते ये बोल के गया था कि मेरी चीज़ें मेरे जानकार को दे देना। आज मैं आपको दे पाया हूँ, इसलिए मैंने अपने टीचर का भार नीचे उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्तों ये इसकी कहानी सुन के काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये इस तरह का लड़का होगा, और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की सोची कि वो इसके पाँव चूम के आसमान तक उड़ सकते हैं। वो उससे माफ़ी भी मांगते हैं, जिसके ऊपर वैन कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम कर सकते हो, क्योंकि एक मेज का साथ देना तो उसके पार्टी मेंबर्स का ही साथ है। वो ये सारी चीज़ें कहता है। तब कैन और बाकी के बच्चे सुन के ये चीज़ें हैरान थे। वो खुश थे कि वैन उनका दोस्त बन चुका है। अब वहाँ पे पाब्लो आ जाता है ड्यूक के साथ में। ड्यूक और पाब्लो उन दोनों को अवार्ड देने के बारे में सोचते हैं और उनकी पूरी टीम को 1000 गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं, जो कि वाकई में बहुत बड़ी कीमत थी। इसी प्रकार उसे एल्फर्ड का मेंशन भी दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अब वो वहाँ पे एक नोबल की तरह रहता था, ना कि टूटे फूटे अपने घर के अंदर। उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, काफ़ी देर इसी तरह गुजर गए थे। अब वो अपनी एकेडमी के साथ के बच्चों के साथ अब वो लोग कैपिटल की तरफ निकल रहे थे जहाज़ में। उन्हें लगता है कि अब उनके साथ में कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली है हवा के अंदर। कैन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पाब्लो जो था वो वहाँ पे फ्री की बियर गटक गटक गटका रहा होता है और कैन को कहता है बेटा थोड़ी तुम भी लगा लो। कि तभी काले बादल मंडराने लग जाते हैं और एक ड्रैगन जो होता है वो उसमें से निकल के बाहर आता है, जो कि उनकी शिप के ऊपर अटैक कर देता है। शिप के सारे लोग वहाँ के लोगों को डांटने लग जाते हैं। वहाँ के मैनेजमेंट कहते हैं चिंता मत करो, हमारे साथ में लेजेंडरी मेज पाब्लो भी है,
वही पाब्लो जो था वो होली मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे नहीं मार पाएगा। पर एल्फ्रेड का स्टूडेंट जो है वो होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, वो उसे ज़रूर मार सकता है। इसलिए अब वो वहाँ पे वैन को बाहर फेंक देते हैं अपने जहाज़ के, ये कहते हुए कि अब ड्रैगन को मार के ही आना। ड्रैगन की ब्रीथ काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी, पर वैन उनके सामने टिक जाता है। तो दूसरी तरफ शिप को जो है पाब्लो कवर कर लेता है अपनी शील्ड से। वो होली मैजिक का इस्तेमाल करता है। ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपने होली मैजिक का सही वक्त पे सही समय पे इस्तेमाल करता है और उसे पूरे तरीके से कवर कर लेता है। अब वो जो ड्रैगन था वो होली पावर के सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था। वो अब चिल्लाने लग जाता है, पर धीरे धीरे करके वो हील होने लग जाता है। वो उसके ऊपर उस दौरान अटैक भी कर रहा था, पर वैन उससे बच जाता है। अब पूरे तरीके से ड्रैगन हील हो चुका था। उसकी कोर बाहर निकल आती है। उस कोर को हमारा पाब्लो पकड़ने के लिए कहता है इशारे वाली लैंग्वेज में, और जैसे ही वो उसे पकड़ने की कहता है वो उसे उसी एल्फ्रेड के पाउच में हर एक चीज़ को डालने लग जाता है। वो शिप के ऊपर सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं और पाब्लो कहता है कि तुमने सही किया, तुमने ड्रैगन को पकड़ लिया। तो दूसरी तरफ पाब्लो का वहाँ पे दोस्त भी आ जाता है जो कि उसके साथ में काफ़ी किस्सों में था, जो कि किस्से सिर्फ हमारे पाब्लो ने अभी तक हमारे वैन को सुनाए होते हैं। उसे सामने देख के वो हैरान भी था। शिप जैसे ही उतरती है पाब्लो अपने साथियों को अपने 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट को संभालने के लिए कह देता है। वहाँ पे नाइट हेड आता है और हमारे वैन को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि एम्परर ने आपको बुलाया है। उसके साथ ही वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ और चीज़ें अटेंड करनी थी। अब हमारा वैन हमारे एम्परर के सामने जाता है और सभी लोग देख के हैरान थे कि क्या सच में इसने उस ड्रैगन को मारा। पोप तो और भी ज़्यादा हैरान था। एम्परर उसे सोना चांदी हीरे मोती देने के बात करने लग जाता है और साथ में उसे ट्विन ड्रैगन स्लेयर भी कहा जाता है क्योंकि वो एल्फ्रेड का स्टूडेंट भी तो है। वहीं बाहर की तरफ हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग इसी की ही बात कर रहे होते हैं। हमारे जनरल तो चाहते थे कि उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिले, पर साथ ही में दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नहीं नहीं, हम इसे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं। पर पॉप बीच में आ जाता है और कम रुपए के अंदर वैन को मना लेता है और वो पैसे उसे दे दिए जाते हैं। बाहर अब हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का एक बहुत बड़े स्पीयर की मदद से कर्तव्य दिखा के जा रहा होता है। वो कहता है कि वैन आप मुझे अपनी टीम में रख लो, पर वैन कहता है कि आखिरकार ये जोकर क्या कर रहा है। उसे सिपाही पकड़ के ले जाते हैं। पाब्लो का दोस्त कहता है तुम्हारे पास अब पैसे हैं, लोग तुम्हारे पास आके चिपकने की कोशिश करेंगे और गोल्ड डिगर्स तो सबसे पहले आएंगी, तुम्हें उनसे बच के रहना पड़ेगा। अगले दिन वैन अपने भाइयों से मिलता है जो कि कैपिटल में आके रह रहे थे। इस बार उसके सबसे चहीते भाई का शादी होने वाला था। सभी लोग गिफ्ट लेके आए थे, पर शायद से उसका जो सबसे बड़ा भाई था जो कि अभी वहाँ का अपनी टेरिटरी का लॉर्ड बना है, उसने कोई गिफ्ट नहीं भेजा है। इसी वजह से वैन अभी भी उस फैमिली का हिस्सा है, इसलिए वो खुद गिफ्ट देने की बात करने लग जाता है। उसे पॉप बुलाते हैं। पॉप जो थे उसकी भेंट स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वैन एक भेंट के साथ आया था। पॉप वैन की भेंट को स्वीकार कर लेते हैं। वो अपनी ग्रैंड डॉटर लीना को बुलाते हैं। लीना जो थी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो बताते हैं कि अपने होली मैजिक का इस्तेमाल करके लोगों को हील करती है। ये बात जान के वैन और भी ज़्यादा हैरान था। वो उसकी हर एक खासियत बताने लग जाते हैं। साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि तुमसे शादी करेगी और ये तुम्हारी अब फ्योज है। ये बात तो सुन के वैन काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि इस बुढ़े ने अपनी ग्रैंड डॉटर से मेरी इतनी ही जल्दी शादी करा दी। मैं तो यहाँ पे किसी और काम से आया था, ये तो कुछ और काम ही करा रहा है। वो हंसने लग जाता है, पर ये सिचुएशन हंसने वाली नहीं थी। पॉप कहता है तो अब तुम्हें ये चीज़ स्वीकार है। अब वैन भी मना नहीं कर सकता था क्योंकि लीना जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा शाय है और वो अब कुछ भी इनोसेंट जैसा बिहेव कर रही थी। घर पे आता है और वो सबको एक कहानी बताता है। सभी लोग तो शुरुआत में हंसने लग जाते हैं कि वो बिशॉप से मिलने किस लिए गया था, क्या वो सच में लीना का हाथ तो मनी ही मांगने गया था। अब वो लोग जो थे एक प्लानिंग करते हैं कि अब विन को तो हर कोई जानता है, इसलिए अब वो लोग उसको एक इस तरह की ड्रेस पहनाएंगे, यानी कि उसे जोकर बना देंगे जिससे कि वैन को कोई पहचान नहीं पाएगा। इधर से उधर तो लोग उसे अलग ही नज़र से देख रहे थे, कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा था। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब वो एक ब्रिज से जा रहा था, वहाँ पे एक स्पीयर पर्सन आ जाता है जो कि वही था। वो कहता है कि वैन मास्टर आप ऐसे क्या कर रही हो, आपको मैं अपनी ट्रिक दिखाता हूँ। ये कहने के बाद वो स्पीयर घुमाने लग जाता है। सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर आता है और अब वो वैन को घेर लेते हैं।
घर पे आके वो अपना मेकअप उतारता है, ये कहते हुए कि हर एक प्लान काम नहीं आता है, सभी लोग उसे पहचान लिए थे। और वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि लोग मेरे पास में ना आए, हमें लोगों को अब यहाँ पे काम देना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो कैन को काम देता है। तो दूसरी तरफ अब वो लीना से मिलने जाता है, पर उसके फादर आ जाते हैं खिड़की पे ही। वो तब तक के लिए वहीं पे रुकता है, तब भी वहाँ पे लीना आ जाती है और लीना उसे अपनी छत के ऊपर लेके जाती है। अब वो लीना से बात करते हुए पूछने लग जाता है कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पे लीना कहती है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो ड्रैगन स्लेयर की वाइफ बनने वाली हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अब कैन जो होता है बाकी लड़कियों को कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पे वैन के साथ में काम कर लूँगा, पर तुम दोनों लड़कियाँ आखिर में क्या करोगी। अब वो दोनों ये प्लान बनाती है कि अब हमें भी हमारे वैन के साथ में शादी कर लेनी चाहिए, हम भी अगर उसे इम्प्रेस कर लेते हैं तब हम भी उसके साथ में रह सकते हैं और फिर हमें कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मीना की कहने की थी। टीना जो थी वो भी कहती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, हमें उसके साथ में रोमांटिक मोमेंट शेयर करने पड़ेंगे। तभी वहाँ पे वैन आ जाता है। अब जो मीना थी वो उसके सामने अपना डांस पेश करती है। वो डांस देखने के बाद में तो वैन वहाँ से निकल जाता है, फिर भी मीना डांस करती रहती है और रात में काफ़ी ज़्यादा रोती है। टीना ऐसा कुछ भी नहीं करती है। अब वहीं पे बिशॉप का जो एक सर्वेंट आता है और उसे इन्विटेशन देता है डिनर का लीना के साथ में करने के लिए। अब वो दोनों डिनर करने के लिए आते तो हैं और डिनर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब वैन जो था वो बात करते हुए कहने लग जाता है कि मुझे मिशंस मिलते रहते हैं, मुझे मिशंस भी पूरे करने पड़ेंगे। वहीं पर सर्वेंट कहता है कि आपको रिंग लेने चलना चाहिए। वो शॉप पे जाते तो हैं पर वहाँ की रिंग्स महंगी होती है। लीना उसे लेने से मना कर देती है, पर हमारा जो वैन था वो उसे लेने की बात करने लग जाता है। पर तभी उसका ध्यान एक दूसरी रिंग पे जाता है जिसके अंदर मैजिक सेव हो सकता था। वो रिंग जो है वो खरीद लेता है बिना किसी मोल भाव के, पर उसकी सांसें तो तभी अटक रही होती है कि रिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। पर लीना का चेहरा काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, वो उसे वो रिंग पहना देता है और साथ ही में अब वो उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल भी करने लग जाता है। लीना दूसरी तरफ कहती है ये रिंग तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, जिसके ऊपर वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, क्या तुम मुझे अपनी रिंग दिखा सकती हो, मुझे इसके अंदर कुछ करना है। अब वो उसके अंदर अपने मैजिक डालने लग जाता है तो वहाँ पर डिस्को लाइट चालू हो जाती है किसी प्रोस्टिट्यूट के घर जैसे, इसलिए वो लोग वहाँ पे नाच गाना करते हैं। अब टीना और मीना तो सोच रही होती है कि आखिरकार अब हम कैसे वैन को अपना साथी बनाएं, पर तभी वहाँ पे लीना आ जाती है। वहीं एम्परर ने उसे इसलिए बुलाया होता है वैन को कि वो चाहते हैं कि वो ड्रैगन को मार के आए। एक ड्रैगन की डैन मिली है जहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स भी हैं, उन्हें उससे फाइट करनी पड़ेगी जिसमें पाब्लो उनके साथ जाने वाला है। पाब्लो के साथ में एक और बंदा है जो कि एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है, वो भी जाने वाला है। वहीं वैन को लगने लग जाता है कि उसकी लाइफ अब खराब होने वाली है कि तभी वहाँ पे एक फाइटर आ जाता है। वो फाइटर देखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था जिसकी एम्परर बात कर रहे थे। वो अब उन तीनों को अपने साथ चलने के लिए कहने लग जाता है, पर जो रॉयल नाइट है वो पीछे से आएंगे, वो ऐसा कहते हैं। पाब्लो और वो सभी लोग उड़ते हुए जाने लग जाते हैं। तब वैन को पता चलता है ये जो फाइटर है ये और कुछ नहीं बल्कि एक मैजिक यूज़र है जिसकी बिल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। घर पे हर कोई तो यही सोच रहा होता है कि हमारा वैन कब तक लौट के आएगा और कब तक वो ड्रैगन को मारेगा। सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं ड्रैगन को मारने के लिए, क्योंकि जब एक बार ड्रैगन मारा जाएगा आसपास के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो इधर से उधर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ड्रैगन वहाँ का राजा है और जब राजा नहीं होता तब हर कोई राजा बनने की कोशिश करता है। ताकतवर फाइटर ड्रैगन को बाहर बुला लेता है और अपने पावर रेंजर वाला सूट उसी समय पहन लेता है। पावर रेंजर असेंबल बोलते हुए उसका सूट देखने में काफ़ी ज़्यादा हिप्पोपोटामस जैसा था। तब भी वो अब उससे फाइट करने लग जाता है अपने बड़े से हैमर के साथ में। वो ड्रैगन को नीचे फेंक देता है। पाब्लो होली मैजिक को से इस्तेमाल करने को कहता है और ऐसा ही हमारा वैन करता है। होली मैजिक का इस्तेमाल जैसे ही वो करता है वो ड्रैगन को पूरे तरीके से कंट्रोल कर चुका तो उसे अपने पाउच में डाल लेता है। वहीं तभी मॉन्स्टर जितने भी थे वो आज़ाद हो जाते हैं और सभी मॉन्स्टर्स अटैक करने लग जाते हैं इधर से उधर। अब बाकी के लोग उन मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करते हैं पर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। पर लीना चूँकि हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी वो सभी लोगों को एक एक करके हील करने लग जाती है। उसे पता चलता है कि वैन भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है जब पास में एक बंदा आके बताता है कि लीना वैन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है।
लीना काफ़ी तेज़ी से भागती है आगे की तरफ, पर वो सामने देखती है कि वैन जो है ठीक ठाक है, इसीलिए वो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें खुलती है और वो वैन के साथ में थी। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे एक दूसरे की मदद करके। तभी हमें दिखाया जाता है उसी स्ट्रॉन्ग वॉरियर को, जो कि वहाँ पे आता है और लीना को अपनी भतीजी कहने लग जाता है। ये बात देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि इस वॉरियर की भतीजी ही लीना है। अब वहीं दूसरी तरफ एम्परर जो होते हैं वो उसे रिवॉर्ड करते हैं और उसे बैरन की रैंक पकड़ा देते हैं। साथ ही में अब वो कैपिटल में रहने आ सकता था। लीना तभी वहाँ पे आती है अपने पति के साथ में रहने के लिए कि तभी मीना और टीना भी कहने लग जाती हैं कि अब हम भी वैन से शादी करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात सुन के वैन खुद भी हैरान था। वहीं लीना को इससे कोई भी आपत्ति नहीं थी, इसलिए अब यानी कि वो दोनों भी इसकी वाइफ बन चुकी हैं। अब इसके पास में कुल मिला के 3 वाइफ। वैन काफ़ी ज़्यादा हैरान था, उसने सोचा नहीं था कि मेरी इतनी जल्दी 3 वाइफ बन जाएंगी। पर कोई बात नहीं, समय का चक्का घूमता रहता है, समय काफ़ी ज़्यादा बीतता रहता है। अब वो सभी लोग एक साथ आपस में रहने लग चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे वापस से वैन के एक और भाई ने शादी कर ली होती है और इसी प्रकार वो कहते हैं कि अब तुम्हें शायद से उस टेरिटरी का लॉर्ड बन जाना चाहिए जिसका लॉर्ड हमारा सबसे बड़ा भाई है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये बात सुन के वैन भी हैरान था, क्योंकि अब वो काफ़ी सालों से इसी जगह पे रह रहा होता है। उसे अब अपनी टेरिटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है जहाँ पे कि वो रहा करता था। घर के अंदर पाब्लो बताता है कि एक स्वॉर्ड कंपटीशन होने वाला है और एल्फ्रेड के स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें उसे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। मीना और टीना भी उसे ज्वाइन करना चाहती थी, इसलिए वो ट्रेनिंग करने लग जाती है, पर कैन कोई ट्रेनिंग नहीं करता है। पर पाब्लो बताता है अगर तुम कोई ट्रेनिंग नहीं करोगे तब हम तुम्हें अपनी पार्टी में से निकाल देंगे, जो कि ड्रैगन्स को ख़त्म करने जाती है। ये बात तो सुन के वो काफ़ी ज़्यादा बेहद ही नाराज़ था कि आखिरकार ऐसे कैसे वो लोग उसे पार्टी में से निकाल सकते हैं। पर वैन भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे स्वॉर्ड चलानी नहीं आती है और वो अपनी बॉडी को बफ भी नहीं कर सकता था। पर दूसरी तरफ कैन तो अपनी ट्रेनिंग करने लग चुका था वैन के साथ में। सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, पर वैन इसमें काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि वो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक मेज है, ना कि कोई आर्क मेज है। वहीं दूसरी तरफ कैन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो ये कंपटीशन कभी नहीं जीत पाएगा। मीना टीना उसका हौसला बढ़ाती है, तो दूसरी तरफ लीना के बारे में जान के वो और भी ज़्यादा हैरान था कि लीना भी प्रैक्टिस इसलिए कर रही है कि वो वैन की टीम ज्वाइन कर सके। अब कैन भी उन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करने लग जाता है। शॉर्ट कंपटीशन का दिन आता है और हमारे वैन का जो पहला विलन था, यानी कि दुश्मन जो कि शॉर्ट कंपटीशन में होने वाला था, वो और कोई नहीं रॉयल गार्ड का हेड था। वो उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है वैन को। वैन अब दर्शक वाली सीट पे आके बैठ जाता है और अपने बाकी साथियों का चैलेंज देखने लग जाता है। उसी के ही बाद में एक एक करके सभी लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले मीना हार के आती है। मीना तो अब हार चुकी थी, वहीं टीना अब प्रैक्टिस करने लग जाती है। तो दूसरी तरफ उसके सामने स्पीयरमैन आता है, जो कि वैन की टीम को ज्वाइन करना चाहता है, जिसका कि नाम काय होता है। काय देखने में सिर्फ एक कॉर्न आर्टिस्ट लगता है जो कि स्पीयर को घुमाता रहता है, पर वो वाकई में ताकतवर था। टीना भी हार जाती है। वो बताती है कि काय वाकई में ताकतवर है, मैं उससे कुछ ही चंद सेकंड में हार गई, मैंने उससे ज़्यादा फाइट भी नहीं करी। पर दूसरी तरफ हमें काय को दिखाया जाता है। अब काय की जो फाइट है वो फाइनल्स में होने वाली थी। फाइनल्स में अब उसके सामने और कोई नहीं बल्कि रॉयल नाइट का हेड होता है। वो उससे हार तो जाता है, पर रॉयल नाइट का हेड उसे खुद से ट्रेनिंग देने का वादा करता है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में एक ताकतवर नाइट बन सकता है और उसे ट्रेनिंग देगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो सभी लोग हमारे कैन को ट्रीट कर रहे होते हैं अच्छे से, कि वो फाइट एक अच्छी फाइट उनको सामने आके दिखाएगा। कैन फाइट करने तो जाता है, पर वो रॉयल नाइट के हेड से हार जाता है, पर उससे ट्रेनिंग लेने के बाद वो ताकतवर बन जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे मीना जो होती है एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर से प्रैक्टिस लेने के लिए आई थी, और वो और कोई नहीं बल्कि वही मेज होता है। उसे देखने के बाद में वैन काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि यार ये तो इससे मैं मिल चुका हूँ। अब वो उन्हें वन पंच मैन जैसी ट्रेनिंग देता है। 2 साल बीत जाते हैं और अब हमारा वैन जो है वो 15 साल का हो जाता है। अब वो 15 साल का हो चुका था और बाकी लोगों की भी उम्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब वो सोचने लग जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कि तभी उन्हें वापस से एम्परर एक मिशन के लिए बुला लेते हैं। 2 साल पहले जिस डैन के अंदर उन्होंने ड्रैगन को मारा था, उसी डैन के अंदर एक डंजन है। उस डंजन को उन्हें अच्छे
अच्छे से खोज निकालना है, क्योंकि उसके अंदर अभी तक जितने भी लोग गए हैं वो आखिर में आए ही नहीं है लौट करके। अब वो लोग निकल जाते हैं उसी डंजन के अंदर। डंजन के अंदर में पाब्लो अपनी पूरी टीम को लेके जाता है, जो कि एल्फ्रेड के स्टूडेंट और उसके दोस्तों से भरी हुई थी। वो लोग यहाँ पे इसलिए आए होते हैं क्योंकि अब उन्हें हर कोई ड्रैगन विजेता कहता है, क्योंकि वो लोग ड्रैगन को हरा देते हैं। पर वहाँ पे तो हमारे वैन के दोस्तों की फट जाती है ड्रैगन के नाम से ही, कहीं इस केव के अंदर ड्रैगन ना निकल आए। वो अंदर जैसे ही जाते हैं सामने एक प्लेटफॉर्म था और पाब्लो उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है, पर बाहर निकलने से पहले वो गेट अपने आप बंद हो जाता है। ये देख के वो घबरा जाते हैं, पर वो प्लेटफॉर्म चालू हो जाता है और उन्हें एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। वो जैसे ही सामने देखते हैं तब वो उस डंजन के सबसे निचले हिस्से में आ चुके थे। अब उन्हें धीरे धीरे करके ऊपर जाना पड़ेगा। ये बात सुन के पाब्लो सभी बच्चों को डराने लग जाता है। अब वो सभी लोग धीरे धीरे करके आगे चलने लग जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि शायद से वो जिंदा नहीं बचेंगे, और वो वैन से कहते हैं कि अगर वैन है तो वो हम बच सकते हैं। अब वही लीना जो थी उन सभी को आगे चलने के लिए कहती है। आगे सीढ़ियों पे वो एक एक करके चलते हैं। सामने एक बहुत बड़ा रूम था। उस रूम के अंदर काफ़ी सारे गोलम्स होते हैं। गेट बंद हो जाता है और वो गोलम्स अब उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोलम्स को मारने के लिए सबसे आगे कैन आता है। कैन के साथ में मीना टीना आती है, क्योंकि ये तीनों जब तक इन्हें मारेंगे तब तक के लिए हमारा वैन जो है अपनी पावर बचा सकता है बॉस से फाइट करने के लिए। पाब्लो भी उनका साथ दे रहा होता है। उनकी बॉडी को इंचांट करके और उनकी पावर लेवल को बफ करके वो एक एक करके काफ़ी सारे गोलम्स को मार रही होते हैं। उनकी ताकत वाकई में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है। जब उन्हें लगता है कि हाँ माहौल अब ठंडा होने वाला है, कि तभी हमें दिखाया जाता है सामने से और भी ज़्यादा गोलम्स के चलने की आवाज़ आने लग जाती है। एक एक करके गोलम्स निकलने लग जाते हैं। अब वो लोग उनसे फाइट करने लग जाते हैं। वो लोग काफ़ी दिनों से फाइट कर रहे होते हैं। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और खाना ख़त्म हो रहा होता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कब तक इनसे ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। पर एक समय अब ऐसा आता है कि वो गोलम सब आना कम कर देते हैं। वो मेन रूम में जब जैसे ही जाते हैं सामने एक ड्रैगन था जो कि मैकेनिकल था। उस ड्रैगन को देख के पाब्लो कहता है कि अब हमें इससे फाइट करनी पड़ेगी, कि तभी वो ड्रैगन जाग जाता है और ड्रैगन ब्रिज से अटैक करता है। पाब्लो उन्हें बड़ी मुश्किल से बचाता है अपनी शील्ड से, कि तभी गोलम्स और भी ज़्यादा आ जाते हैं। गोलम से फाइट वो लोग करने लग जाते हैं कि वो ड्रैगन भी अब उन पे अटैक करने लग जाता है। गोलम्स भी अब ताकतवर हो चुके थे। लीना के पास भी इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, पर तभी वो ड्रैगन को रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं। लीना को पता चल चुका था कि वैन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आ रही है उस ड्रैगन को रोकने के लिए। पाब्लो भी उसे अपनी एनर्जी दे देता है, पर उससे भी वो उस ड्रैगन को नहीं रोक पा रहे होते हैं। पाब्लो को लगता है कि शायद से वाकई में ये उनका लास्ट चांस होने वाला है एक दूसरे के साथ में, इसलिए वो खुद को अच्छे से फेयरवेल करने की बात करने लग जाते हैं। वैन भी अब अपनी ताकत खोने लग जाता है कि तभी लीना आती है और वैन को किस करने लग जाती है। वो जैसे ही उसे किस करती है वो अपनी एनर्जी जो है पाब्लो के साथ नहीं, वो वैन के साथ में शेयर करने लग जाती है। और वहीं वैन को पता चल चुका था कि ये पावर ऑफ लव है, इसकी मदद से मैं इस ड्रैगन को हरा सकता हूँ। वो उस ड्रैगन को काफ़ी जल्दी ओवर पावर कर देता है और उसे हरा देता है। वो हार चुका था। ये देखने के बाद में सारे के सारे गोलम रुक जाते हैं, पर वैन बेहोश हो चुका था लीना के साथ में। वो लोग उन्हें कमरे में लेके आते हैं और इंतज़ार करते हैं जब तक कि वो जाग नहीं जाते। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो लोग उसी जगह पे कॉमिक पढ़ने लग जाते हैं। वहीं कैन को कुछ चीज़ दिखाई देती है। टीना उसे देखने जाती है मीना के साथ में, कि तभी वहाँ पे हमारा वैन आंखें खोल लेता है। वो लीना को भी जगाता है। पाब्लो कहता है कि बेटे अच्छा है कि तुमने उस ड्रैगन को हरा दिया, क्योंकि ये जो जगह है ये किसी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मेज की थी, जो कि बहुत ही पुराने ज़माने का था। उसके पास में कुछ ऐसे मैजिक वेपन्स थे जो कि वो अपने लेगेसी के रूप में उसे देना चाहता था, जो कि डंजन को जीतेगा। और वो उसे दिखाते हैं कि कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। और वहीं पे एक हार्बर भी होता है। हैंगर से वो लोग इन चीज़ों को निकाल सकते थे। ये बात जब राजा को पता चलेगी तब उन्हें काफ़ी ज़्यादा रुपए देंगे, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है और इसके ऊपर हम लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। एम्परर जो होते हैं वो उन सभी को 2-2 मिलियन गोल्ड कॉइन देने का वादा करते हैं। इतने ज़्यादा गोल्ड कॉइन तो सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, पर एम्परर उतने सारे गोल्ड कॉइन एक बार में नहीं दे सकते थे, इसलिए वो 20 साल तक इन्हें एक छोटे छोटे अमाउंट में वो सारे कॉइन दे
देंगे, वो ये बात करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात सुन के वो सभी लोग हैरान थे। शुरुआत में तो कुछ लोग उन्हें ये कॉइन्स नहीं देना चाहते थे, पर इस बार उन्होंने कुछ ऐसे ट्रेजर्स भी साथ में लेके आए हैं जो कि रिसर्च के लायक है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है यहाँ पे तो वैन की मौत की खबर भी रूमर्स में फैला दी गई थी, क्योंकि जब वो डंजन पार कर रहा था वो काफ़ी दिनों तक दिखा नहीं था। ये बात वो उन्हें बताता है। वैन पूछता है कि आखिरकार ये कौन कर सकता है, जिसके ऊपर वो बताते हैं वो अमीर लोग जो कि वैन से चिढ़ते हैं, वो अमीर लोग जो कि वैन की इस तरह की सक्सेसफुल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, जो चलते हैं वैन से। ये सारी बात जब वैन को पता चलती है वो कहता है कि कौन है ऐसा चूतिया बंदा जो कि मुझसे चिढ़ता है, मैं तो अपनी पावर से बना हूं, ना कि किसी और के रहमो करम से। अब वो कहने लग जाते हैं कि वैन तुम अब हमारे पति हो, तो जितना भी हमारा रुपया है वो तुम्हारा ही होगा। वही कैन जो था उससे पूछता है कि अपने तुम रुपए का क्या करने वाले हो, जिसके ऊपर वैन बड़े ही अच्छे से जवाब देते हुए ये कहता है कि मैं अपने होम टाउन में जाऊंगा और मैं वहाँ पे रहना शुरू कर दूंगा, लीना के पैसे भी अब वही रखेगा। ये बात जब बाकी सभी लोग सुनते हैं तब वो भी अपना अपना रुपया जो है वैन को देने की बात करने लग जाती है। अब हमें उसी अमीर बंदे को दिखाया जाता है जो कि प्राइम मिनिस्टर का भाई है, जो कि रूमर्स फैलाने का काम करता है। उसका काम यही है कि वो रूमर्स फैलाए और साथ ही में वो वैन को ख़त्म कर दे, पर ऐसा नहीं वो कर सकता है। तो दूसरी तरफ वैन के खिड़की के पास में एक लड़की नज़र रखती है। वैन को ये बात पता थी, पर वो लड़की उसी समय गायब हो जाती थी। ये बात भी उसे पता थी, इसलिए वो उन सभी को कहने लग जाता है कि अब हमें जासूसी रखनी पड़ेगी। वहीं टीना कहती है कि हमें काय को रखना चाहिए। वही बंदा जो कि स्पीयर घुमाने का काम करता है वो एक अच्छा काबिल बंदा साबित होगा अगर घर की देखभाल करनी है, पर शायद से वो इस काम के लिए नहीं मानेगा, ऐसा वैन कहता है, क्योंकि उसने काफ़ी सालों तक उसे काम पे नहीं रखा था। वो अब उससे मिलने जाते हैं। काई जो है उनका काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे वो बताते हैं कि तुम्हें जासूसी रखनी है इस घर के ऊपर, अगर कोई भी यहाँ आता है तो तुम्हें उसे पकड़ लेना है। वो लड़की अगले दिन वापस से आती है, पर वो कुछ ही चंद सेकंड के अंदर वापस से भाग जाती है, उसे कोई नहीं पकड़ पाता है। वहीं वो सभी वैन की चिंता कर रहे थे कहीं वो वैन के ऊपर अटैक ना कर दे, कहीं वो किसी अमीर नोबल बंदे का असैसिन तो नहीं है जो कि वैन को मारने के लिए आया है। जिसके ऊपर काई कहता है तो कोई बात नहीं, मैं नज़र बनाए रखूँगा, जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मैजिक गिल्ड के अंदर जितनी भी टेलीपोर्टेशन की जगह थी वो वहाँ पे आते हैं। ये वही जगह प्लेटफॉर्म था जो कि उन्हें डंजन से मिला था। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर वो कुछ भी ऐसी चीज़ सोचेगा जो कि उसने पहले कभी देखी है तो वो रियल वर्ल्ड में आ जाएगी। वो ये चीज़ उसे ट्राई करने के लिए कहता है। वैन जो होता है उस प्लेटफॉर्म पे जाता है और उसके ऊपर कुछ सोचने लग जाता है कि तभी कैन उसका ध्यान भंग कर देता है और सामने एक पैंटी आ जाती है जो कि उसी समय वहाँ की एक रिसर्चर की थी। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है वैन के ऊपर। लीना तो ये सोच रही थी कि इसने मेरी वाली के बारे में क्यों नहीं सोचा, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। पर दूसरी तरफ कैन माफ़ी मांगता है, सॉरी दोस्त, मैंने तुम्हारा ध्यान भटका दिया, अब तुम कुछ भी मांग सकते हो। अब वैन जो है कुछ खतरनाक चीज़ मांगता है और हंसने लग जाता है किसी मैनिएक की तरह। अब वो शाम को वो एक कार्ट के ऊपर उसे ले जाने लग जाता है जो चीज़ उसने मंगाई थी। अब वही लड़की जो कि जासूसी करती थी वो उन्हें देख रही होती है। वो जब घर पे आती है उन्हें पता चलता है कि कैसे वैन ने एक पार्टी रखी है। पार्टी के अंदर उसने सैल्मन फिश को समन किया था और इस फिश से उसने सोया सॉस भी बनाया था जिससे कि वो सभी खाएंगे, जो कि उसकी दुनिया की डिश है ना कि इस दुनिया की। शुरुआत में तो लोग काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे पर उसे टेस्ट करते हैं जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। अब वो लड़की जो कि खिड़की के बाहर थी वो हाफने लग जाती है, वो ये खाना खाना चाहती थी। दूसरी तरफ काई बताता है कि ये काम रॉड्रिक का है जो कि प्राइम मिनिस्टर का भाई है। उसी ने ही आपके बारे में गलत गलत रूमर्स फैलाए थे और आपकी डैड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बुरी भली कही थी। वो चाहता था कि आपके भाई की जितनी भी प्रॉपर्टी है और आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हिस्सा आपका सबसे बड़ा भाई रखे, जिससे कि वो समय आने पे आपकी टेरिटरी को भी काबू में कर सके। ये सारी बात जब वैन को पता चलती है, वैन कहता है कि आखिरकार मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, जिस पर वो कहता है कि वो आपको ख़त्म करके वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का सौतेला भाई है। प्राइम मिनिस्टर के बाप ने एक सर्वेंट के साथ में जो रिश्ता बनाया था उसी का नतीजा वो रॉड्रिक है। ये बात जब वैन को पता चलती है वैन काफ़ी ज़्यादा हैरान था, पर वो उसे सैल्मन फिश खाने के लिए कहता है क्योंकि सैल्मन फिश जो है वो रॉड्रिक की कहानी से काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, क्योंकि वो इस कहानी के अंदर बिल्कुल भी कुक नहीं कर पाया। लीना जैसे ही वहाँ पे आती है वो लड़की जो कि बाहर खड़ी थी वो गुस्से में खिड़की और दरवाजे तोड़ने लग जाती है। सभी लोग गेट पे जाते हैं और कहते हैं कौन है बाहर, पर लड़की वो गेट तोड़ देती है
और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। पर तभी वो वैन की तरफ बढ़ने लग जाती है। उन्हें लग रहा था कि वो वैन को ख़त्म करने वाली है, पर वो एक एक करके सभी को पीटते हुए खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वैन हैरान था क्योंकि उसे तो लगा था ये मेरी कातिल होने वाली है कि तभी वहाँ पे जनरल आ जाते हैं। ये जनरल की बेटी होती है। ये बात जान के हर कोई हैरान था कि इतने लंबे समय तक जो हम पे नज़र बनाए रखी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि जनरल की बेटी थी। इसी वजह से हम इसे पकड़ नहीं पाते थे। लीना उसे जानती थी। अब वो बताते हैं कि इसे हीरो बनने का काफ़ी बड़ा शौक है। साथ ही में उसे एक ऐसी बीमारी है जिससे कि उसका वजन बढ़ नहीं सकता है। वो जितना कुछ भी खाती है वो वापस से उसकी एनर्जी में ही बदल जाता है, इसलिए उसे बड़े बड़े मीट के पीस खाने पड़ते हैं। वो अंदर से एक बड़ी सैल्मन फिश लाती है, उसे काट करके अपने आप ही खा जाती है। ये देख के वो सभी लोग हैरान थे। अब जनरल कहते हैं कि बेटा वैन, क्यों ना तो मेरी बेटी को अपनी ही कोई एक और साइड चिक बना लो, जिसके ऊपर वो मना कर देता है क्योंकि वो अब इस लड़की को नहीं पाल सकता है, क्योंकि वो छोटे मोटे जानवरों का शिकार करता है, न कि सैल्मन फिश जितने बड़े शिकार करता है। जिसके ऊपर वो कहता है तुम चिंता मत करो, ये ताकतवर भी है, तुम्हारी डंजन के अंदर ये मदद भी कर देगी, ड्रैगन से फाइट करने के लिए भी तुम्हारी मदद कर सकती है, ये ताकतवर है, ये तुम्हारे हर चीज़ में काम आएगी। वैन उसे नहीं चाहता था, पर वहाँ पे ड्यूक के समझाने की वजह से वैन कह देता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हमारी टीम में रह सकती है। कि तभी वहीं पे दूसरी तरफ न्यूज़ मिलती है हमारे वैन के सबसे बड़े भाई को कि वैन मर चुका है। वो मैनियक की तरह हंसने लग जाता है, ये कहते हुए कि अब सारी प्रॉपर्टीज़ मेरी होने वाली है। पर उस खत के अंदर ये भी लिखा था कि उसे रॉड्रिक की मदद करनी पड़ेगी जब वो कहेगा। वैन का बड़ा भाई बड़ी ही आसानी से उस चीज़ के ऊपर मान जाता है, पर जैसे ही उसकी नज़र पीछे जाती है, खिड़की के बाहर हमें दिखाया जाता है वैन और उसके साथियों को जो कि वहाँ पे आए हुए थे। उन्हें देख के वो हैरान था कि अभी तो इसकी मौत की हमारे पास न्यूज़ आई थी, ये आखिरकार वापस कैसे आ सकता है। वहीं पाब्लो जो होता है सारी कहानी बताने लग जाता है वैन के फादर को, तो कि आखिरकार एल्फ्रेड यहाँ पे कैसे आया, एल्फ्रेड के आने की वजह से कैसे वैन को सारी की सारी मैजिक की नॉलेज मिल पाई और आपका बेटा एक मेज बन पाया। साथ ही साथ में उसने किस प्रकार एक ड्रैगन को मारा था और अब वो ड्रैगन स्लेयर कहलाता है। और ये यहाँ तक कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो किस तरह ज़ॉम्बी बने हैं उस जंगल के अंदर, क्योंकि कुछ समय पहले एक ड्यूक अपनी आर्मी के साथ आया था और वो सभी लोग वहाँ मारे गए थे। उनकी सोच करप्ट हो गई, बॉडी अपने आप ही ऐसी हो गई, अब वो ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे इस बार अपनी एक दूसरे मिशन के साथ आए हैं कि वो यहाँ पे इन ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करके उनकी आत्मा को इनकार्नेशन साइकिल में डालेंगे। पर दूसरी तरफ वैन का जो भाई है वो कहता है कि तो अगर तुम उसे मार दोगे तब मुझे उसके आर्मर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके जो आर्मर्स हैं वो हमारे ही लैंड के और वो हमारे लैंड में रहने चाहिए, उससे हम बिजनेस करेंगे। ये बात सुन के पाब्लो को गुस्सा आ रहा था, वो उसका मुंह तोड़ देना चाहता था। कैन को भी गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इस टेरिटरी का लॉर्ड है और उसके जो हुक्म है वो उसे मानने ही पड़ेंगे। बट ये नहीं है कि वो उसके हुक्म एक राजा की तरह माने, वो उसके हुक्म को नकार भी सकते हैं, पर हाँ जो उसकी टेरिटरी का सामान है वो तो उसकी टेरिटरी के लोगों के पास ही आना चाहिए। इसी वजह से वो कुछ भी इस चीज़ के ऊपर नहीं कर सकते हैं। वैन के सबसे बड़े भाई का नाम कर्ट होता है। कर्ट जो था अब वो अपने भाई को उनके साथ देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसका जो भाई है वो भी उन्हीं का ही साथ दे रहा है। पर कर्ट के फादर अभी भी लॉर्ड होते हैं और उनका ऑर्डर अभी भी ऊपर माना जाएगा, पर वो कर्ट को भी इस तरह मना नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका बर्थ का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि वो इस टेरिटरी के ऊपर हुक्म कर सकता है। रात के समय वो सभी खाना खाने लग जाते हैं, जिसे कि डिनर भी कहते हैं। वहाँ पे सर्वेंट आके हर कोई यही कह रहा होता है वैन को कि शायद से आपको कर्ट की जगह ले लेनी चाहिए। कर्ट जो है एक तरीके से इस टेरिटरी के लिए बहुत ही बुरा शासक है, आपको अगर लॉर्ड बन जाते हो तो हमारे लिए अच्छा होगा। पर डिनर पे एक बात हैरान कर देने वाली थी, पाब्लो वहाँ पे कुछ भी नहीं खाता है। अब हर कोई यही चाहता था कि वैन इस टेरिटरी का राजा बने, क्योंकि अगर तब वो राजा बनेगा तभी इस टेरिटरी का भला होगा, वरना कर्ट के अंडर में तो ये टेरिटरी ऐसी ही रहेगी जहाँ पे ना कोई अन्न उगा सकता है ना ही कोई कुछ खा पी सकता है। पर वैन अच्छे दिल का लड़का था, वो अपने भाई का हक नहीं मारना चाहता था। उसे टेरिटरी मिली है तब वो उसी की ही रहनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोगों के साथ में अगले दिन उसी जंगल के अंदर जाता है जहाँ पे कि ज़ॉम्बीज़ होने थे। वो आवाज़ लगाता है और लीना को अपना मैजिक चालू कर देने के लिए कहता है
तो दूसरी तरफ बाकी के लोग भी अपना मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। आसमान लाल पड़ चुका था। ज़ॉम्बीज़ एक एक करके आने लग जाते हैं। एक बड़ी सी फॉर्मेशन लीना बाहर निकालती है और उस मैजिक की मदद से हमारे वैन को पावर देती है। अब वहाँ पे एक डोम बन चुका था। डोम में जितने भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे वो सारे के सारे प्योरीफाई होते जा रहे थे। उनके जितने भी कवच थे उन्हें वो लोग एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पाब्लो जो होता है वो कहता है ये स्किल काफ़ी ज़्यादा कितनी खतरनाक है, इसके अंदर हमें ज़्यादा वक्त इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ रहा है इन लोगों को मारने के लिए, ये अपने आप ही प्योरीफाई होते जा रही है। अब वहाँ पे हर एक चीज़ प्योरीफाई हो चुकी थी। बस एक सर्वेंट के ग्रैंडफादर थे जो कि अभी तक कि यहाँ पे नहीं आए थे, पर वहाँ पे एक ड्रैगन आ जाता है। उस ड्रैगन को देखने के बाद वो उनसे फाइट करने का प्लान बनाने लग जाते हैं। जनरल की बेटी उसके ऊपर एक ही अटैक करती है और एक ही अटैक में ख़त्म कर देती है। ये दृश्य काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है। कुछ बोर उस डोम के अंदर आने की कोशिश करते हैं, वो स्केलेटन से ज़्यादा पावरफुल थे इसलिए वो जिंदा बच जाते हैं, पर वो लोग उन्हें एक एक करके ख़त्म करने लग जाते हैं। अब वो बोर्स को भी ख़त्म कर चुके थे। वो डोम अब एक एक करके हटने लग जाता है, पर अभी तक कि वहाँ पे सर्वेंट का ग्रैंडफादर नहीं आया होता है कि तभी वहाँ से हमें एक बूढ़े अंकल को आते हुए दिखाया जाता है जो कि लीच बन चुका था। वो वहाँ पे आके पूछता है कि मेरी पोती की हालत कैसी है, जिसपे वो बताते हैं कि उसकी खुद की फ्लावर की दुकान है और अब उसकी शादी हो चुकी है। ये इतनी सी ही बात सुनते ही वो जो स्केलेटन से बना हुआ लीच था वो अपने आप ही वहाँ से जाने लग जाता है, जैसे कि उसकी जो पुरानी की कोई इच्छा हो वो अब पूरी हो चुकी हो। सभी लोग बेहद खुश थे अपने प्रियजनों के इस तरह के अवशेषों को देख के। वो उनके शरीर को तो नहीं ला पाए पर उनके द्वारा इस्तेमाल किए हुए सामान ला पाए हैं। पर कर्ट उन सारी चीज़ों को वापस चाहता था क्योंकि वो आयरन से बनी हुई थी और आयरन का इस्तेमाल करके वो अपनी टेरिटरी के अंदर काफ़ी चीज़ें बना सकता है और इससे मुनाफा कमा सकता है। लोग गुस्सा थे, क्या वो इतने से अवशेष भी नहीं उनके पास छोड़ सकता है, जिसके ऊपर इस बार तो वैन को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें आयरन की इतनी ज़रूरत है तो तुम अवशेषों से बने आयरन की मदद क्यों ले रहे हो, तुम्हें अपने आप से आयरन खरीदना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी टेरिटरी के अंदर कुछ करना है। और वो एक बड़ा सा इग्नाइट जो है वो निकाल देता है आयरन का बना हुआ और वो उन्हें दे देता है। उसके बदले में वो उन अवशेषों को ड्यूक के पास लेके जाता है। जिन जिनके वो अवशेष हैं वो ड्यूक उन तक पहुंचा देगा और वो इस चीज़ के लिए उसे धन्यवाद करते हैं। वैन ये चीज़ करके खुद खुश था क्योंकि उसके जो टीचर हैं वो इन लोगों के साथ आए थे और उसके टीचर के साथ भी उन्होंने फाइट करी थी। ये तो इसका फ़र्ज़ बनता है इतना काम करने का। पाब्लो अब उसे चीफ से मिलने के लिए कहता है जो कि उसके विलेज का चीफ होता है। उससे मिलने जाते हैं। उससे जब वो मिलते हैं वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वैन जो है इस जगह का राजा बन जाए और वो कल के दिन वहाँ पे मास फ्यूनरल के लिए बुलाते हैं जहाँ पे कि जो लीना है गॉड से प्रे करेगी कि इनकी आत्मा को नेक्स्ट लाइफ अच्छे से और जल्द से जल्द मिल जाए। और ये अब रात को दिखाया जाता है जब हर जगह पार्टी चल रही होती है। वहाँ पे पाब्लो अभी भी नट्स खा रहा था। वहाँ पे कर्ट्स की वाइफ आती है अपने बच्चों के साथ और उनके लिए प्रे करती है। कर्ट्स की वाइफ अपने बच्चों को वैन से मिलवाती है क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ वैन के बारे में कहानियों में सुना था, पर वो अपने अंकल को हकीकत में देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पे अलग अलग तरह के शो चल रहे होते हैं गांव के लोगों के लिए, जो कि हमारे वैन की टीम के लोग ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। वैन जो होता है उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता है और उन्हें बाय कर देता है। चीफ वहाँ पे आके कहते हैं कि क्या वैन अभी भी तुम इस टेरिटरी के लॉर्ड बनना चाहोगे, जिससे वो मना कर देता है क्योंकि उसके भाई के लिए है ना कि उसके लिए है। उसकी लाइफ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसने पहले कभी लॉर्ड बनने के बारे में सोचा भी नहीं है क्योंकि वो इतना ज़्यादा लालची नहीं है। चीफ उसकी ये बात सुन के कहते हैं पूरा गांव चाहता है कि तुम लॉर्ड बनो, तुम्हारी लीडरशिप के अंदर हमारे ये जो टेरिटरी है काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगा, क्यों नहीं तुम हमारे लॉर्ड बनना चाहते हो। कर्ट इतना ज़्यादा बुरा है कि मैं उसके दुष्कर्मों की चीज़ें गिनवा गिनवा के बूढ़ा हो जाऊंगा कि तभी पाब्लो वहाँ पे आ जाता है, उसे फोर्स करने से मना कर देता है। और अब वो वैन से कोई और चीज़ भी कहना चाहता था। वो उसे एक जगह पे लेके आता है और वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं होगा पर ये जो प्लान था ये बहुत लंबे समय से चलते हुए आ रहा है क्योंकि जो कर्ट्स है वो इस टेरिटरी को अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहा है। यहाँ के लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो किसी नोबल का इस तरीके से हक छीन भी नहीं सकते हैं। वैन तुम्हारे जो फादर है उन्होंने भी इस टेरिटरी के लिए कुछ खास नहीं किया, वो भी काफ़ी ज़्यादा गरीब थे और इसे डेवलप नहीं कर पाए। तुम्हारा भाई भी उन्हीं के ही नक्शे कदम पे चल रहा है, इसी वजह से एम्परर को ये कदम उठाने पड़े। तुम्हें इस जगह पे इस जंगल के अंदर इसलिए नहीं भेजा गया था कि तुम लोगों को प्योरीफाई करो और उनकी सोल को आफ्टर लाइफ में भेजो, बल्कि तुम्हें इस टेरिटरी का राजा बनाने के लिए भेजा गया था। हमें कुछ ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करना
था, जिसकी वजह से कर्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आए और वह तुम पे कभी ना कभी अटैक करे और उसे अटैक के जुर्म में हमारे बैरॉन के ऊपर उसे जेल में डाल दिया जाए। ऐसा करने पे तुम यहाँ के लॉर्ड बन जाते और यहाँ के लोगों की जो टेरिटरी है ये डेवलप करती तुम्हारे अंडर, तुम्हारी लीडरशिप के अंदर। पर हम जानते थे कि अगर तुम्हें सीधा बोला जाता तो तुम मना कर देते, क्योंकि कर्ट तुम्हारा भाई है। ये सारी बातें वैन जो है लीना को बताता है। लीना कहती है इसमें अच्छी बात है अगर तुम यहाँ के लॉर्ड बनते हो तो, क्योंकि यहाँ के लोगों को अभी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वैन जो होता है वो अपने भाई के बच्चों को काफ़ी तरह के मैजिक करके दिखाता है। रात के समय अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनके कैसल के बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। वैन जो होता है अपने साथियों के साथ में वो चीज़ देखने जाता है। कुछ गांव के लोग चिल्ला रहे होते हैं। वो उनसे पूछता है आखिरकार क्या हुआ, जिसमें वो कहता है कि हम नहीं चाहते कि कर्ट यहाँ का लॉर्ड रहे, हम इस विलेज को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी एकदम ख़राब हो गई है। वैन इस पे कुछ भी नहीं कर सकता था। वो उन्हें कहता है कि हम जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करने का ज़रूर उपाय ढूंढ निकालेंगे। ये कहने के बाद वो उन्हें भेज देता है। वही चीफ जो होता है ये सब देख रहा था। पाब्लो कहता है कि तुम लोगों को भेज के इस तरह हमारा प्लान खराब मत करो, हम भी उस विलियम को इस टेरिटरी का राजा बनाना चाहते हैं। वही विलेज चीफ जो होता है वो कहता है जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दो। ये कह के वो निकल जाता है, पर जाने से पहले वो पाब्लो को कुछ न्यूज़ पकड़ा देता है। वो न्यूज़ जो है सीधा वैन को वो जाके बताता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे मारने की प्लानिंग बना रहा है। ये बात सुन के वैन खुद भी हैरान था, क्या सच में, क्या वो मेरा भाई मुझे मारना चाहता है? जिसमें पाब्लो हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि ये न्यूज़ एक रिलायबल सोर्स से आई है। कल के दिन वो मिलता है और अपने भाई से कहता है क्यों ना हम टेरिटरी को 2 भागों में बांट ली, जो डेवलप टेरिटरी है वो तुम रख लो और जो डेवलप नहीं है मैं उसे डेवलप कर लूँगा। इस प्रकार हम दोनों ही बच जाएंगे। जिसके ऊपर कर्ट साफ साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी लेने की, और वो उस कागज को फाड़ देता है ये कहते हुए कि मैं इस टेरिटरी का लॉर्ड हूँ ना कि तुम हो। वो इस घमंड में काफ़ी ज़्यादा चूर हो चुका था कि वो सच में इस टेरिटरी का लॉर्ड बना रहेगा। शाम के वक्त कर्ट की वाइफ आती है अपने बच्चों के साथ में, वो विन से बात करती है। और वहीं दूसरी तरफ वैन जो होता है वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल रख लूँगा, साथ ही में मैं इन्हें एक अच्छी एकेडमी में भी डालूंगा। कर्ट की तुम चिंता मत करो, कर्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा तुम्हारा, ना ही तुम्हारे बच्चों का। पहले से ही कर्ट की वाइफ जानती थी कि कर्ट कोई ना कोई ऐसी गलती करेगा जिसकी वजह से उसके बच्चों की लाइफ मुश्किल में पड़ जाएगी, इसलिए वो पहले ही वैन के पास आ गई थी। और वहीं दूसरी तरफ वैन जो होता है अपनी बाकी की फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। उसे चिंता हो रही होती है कर्ट की कि आखिरकार कर्ट क्या करना चाहता है, कहीं मुसीबत बढ़ ना जाए। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैसे हमारा जो वैन होता है वो अलग अलग तरह की चीज़ें बेच रहा होता है कैपिटल की, और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होता है। अब वहाँ पे कर्ट के साथ ही आ जाते हैं। कर्ट के साथ ही कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें कर्ट को बताना होगा। वो कर्ट को सारी चीज़ें बता देते हैं और तोड़ फोड़ करते हुए कर्ट कहता है कि मैं उसे देख लूँगा, वो होता कौन है आखिरकार। वहीं दूसरी तरफ रात के समय हमें दिखाया जाता है कि कैसे वेन जो है वो कर्ट के कुछ साथियों को एक लॉन्ग ट्रिप दे देता है। कर्ट को जब ये बात पता चलती है कि कैसे वैन उसके साथियों को उससे दूर कर रहा है तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो भड़क चुका था पूरे तरीके से। वैन जो था ये आसानी से ये चाल चल रहा होता है क्योंकि वो जानता था जब कर्ट के पास कोई नहीं होगा तब वो अपने आप ही इस लॉर्ड की पोजीशन को छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ अब तो उसकी बीवी बच्चे भी उसके साथ नहीं है, पर मुझे ये डर है कहीं कर्ट जब इस टेरिटरी से जाएगा तो उसके बीवी बच्चों को भी बहिष्कारित किया जाएगा। पर दूसरी तरफ रॉड्रिक ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी होती है। उसने एक हॉर्न जो है वो सीधा कर्ट के पास भिजवा दिया होता है, ये कहते हुए कि तुम बड़ी ही आसानी से वैन को हरा सकते हो अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो। वो एक तरह का सायरन होता है जिसकी मदद से वो ड्रैगन को बुला सकता है। ये बात वो उसे बता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अब शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रहा होता है अपने भाई को मारने के लिए, पर जो रॉड्रिक ने जिस बंदे को भेजा होता है उसे समझाने लग जाता है कि तुम इससे बड़े ही आसानी से उसे हरा सकते हो, क्यों नहीं तुम वैन को हरा दो। वो वैन को एक जंगल की तरफ बुलाता है। शुरुआत में तो पाब्लो उसे जाने से इनकार करने लग जाता है, पर वो तब भी अपने भाई से मिलने के लिए जाता है पीछे अपने दोस्तों को छोड़ के। कर्ट को पता था, वो उन्हें सामने आने को कहता है। एक एक करके वो सभी सामने आते हैं। अब कर्ट हंसने लग जाता है कहते हुए कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा आज के दिन और मैं इस टेरिटरी का लॉर्ड बन जाऊंगा। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उस हॉर्न को देख के पाब्लो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है।
वो कहता है ये तो एक लेजेंडरी आइटम है जो कि पैलेस में होनी चाहिए थी, ये इसके पास क्या कर रही है? ज़रूर बाहर के किसी नोबल का इसमें ज़रूर हाथ है। अगर वो उसे ब्लो करता है तब यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रैगन आ जाएंगे, क्योंकि इसे ड्रैगन बीम भी बोला जाता है जो कि ड्रैगन्स को बुलाने का काम करती है, पर शायद से वो अब इसे नहीं रोक पाएंगे। कर्ट्स गुस्से से कहता है झुक के माफ़ी मांगो अपने घुटने के बल और नाक रगड़ो, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं इसे बचा दूंगा। वैन उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर कर्ट वापस से हंसने लग जाता है। अब वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो थे वो घबराए हुए थे, कहीं ये हकीकत में इसे बचा ना दे, और काफ़ी सारे ड्रैगन अगर यहाँ पे आ गए तब इसकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। पर कर्ट को खुद की जान का कुछ भी लेना देना नहीं था, वो तो इसे ख़त्म करना चाहता था। पाब्लो का भी अटैक उस पर कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो पिपूड़ी होती है वो उसे सेव करके रखी थी, वो उसे बचाता है। आसमान नीला पड़ जाता है और नीचे से काफ़ी सारी सोल्स आने लग जाती है जो कि करप्टेड सोल्स थी। वहाँ पे उसे वो रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि इसने शायद से ड्रैगन की नहीं किसी और चीज़ को ब्लॉक किया है। ये ड्रैगन को नहीं बुलाती बल्कि ये उन सोल्स को बुलाती है जो कि करप्ट होती है। ये इसे पावर दे देंगी और इसके पास इतनी ज़्यादा पावर हो जाएगी कि ये तुम्हें भी हरा सकता है वैन। पर एक बात साफ है कि इसको जिसने भी ये चीज़ दी थी उसने इसे स्कैम कर दिया, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के बाद में ये ज़िंदा नहीं बचेगा। ये बात सुन के वो कहता है क्या मेरा भाई सच में ज़िंदा नहीं बचने वाला है? वो अपने भाई को बचाना चाहता था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि अभी तक उसका जो बड़ा भाई कहते हुए आ रहा है वो सिर्फ लालच के ऊपर कर रहा है। अगर लालच ख़त्म हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, पर वो एक घोस्ट में बदल जाता है। वही पाब्लो कहता है कि अब हमें इसे हराना पड़ेगा वरना ये सभी लोगों को ख़त्म कर देगा। अब उसका जो भाई कर्ट था वो अटैक करने के लिए आगे आता है, पर लीना एक शील्ड बनाती है जिसकी मदद से वो सभी को सेव करने की कोशिश करती है और वो हमारे वैन को होश में आने के लिए कहती है। वैन भी अब उसकी मदद करने लग जाता है और अब वो होली मैजिक का इस्तेमाल करता है अपने भाई को ठीक करने के लिए। उसकी पावर इतनी ज़्यादा काम नहीं आ रही थी उसे ठीक करने के लिए, पर तब भी वो अपनी पूरी कोशिश करने लग जाता है। पर एंड में वो कामयाब हो जाता है। वो अपने भाई को ठीक कर चुका था, उसकी जो सोल थी वो आफ्टर लाइफ में जा चुकी थी, पर उसका एक पोर्शन जो है वो कैपिटल की तरफ जाता है जहाँ पे एक पार्टी चल रही थी उन नोबल्स की जो कि वैन को मारना चाहते थे। आज वो इस बात की खुशी मना रहे थे कि वैन मारा जाएगा, पर उन्हें पता नहीं था कि वैन का भाई कर्ट्स यहाँ पे बदला लेने के लिए आ चुका है। उसकी सोल का एक छोटा सा पार्ट जो कि करप्टेड था वो इस यहाँ पे आ गया है और वो वहाँ पे घुस जाता है और उन लोगों को ख़त्म कर देता है। अगले दिन न्यूज़ मिलती है कि किस प्रकार कर्ट्स सोल का एक बुरा हिस्सा यहाँ पे आ चुका था और उसने काफ़ी सारे नोबल्स की एक पार्टी चल रही थी, उनमें उन सभी नोबल्स को ख़त्म कर दिया। कुल मिला के 16 ऐसे नोबल्स मरे जिनके पास टाइटल थे जो कि वैन तुम्हें मरना देखता हुआ चाहते थे। पर वहीं वैन का ये जो प्लान था ये काम कर गया, उसने अपने दुश्मनों को भी मार दिया और टेरिटरी का लॉर्ड भी बन गया। पर दूसरी तरफ वैन को बुरा भी लग रहा था, क्या सच में इतने सारे लोग मुझे मारना चाहते थे? पर दूसरी तरफ कर्ट की फैमिली को तो बहिष्कारित किया जाएगा, पर वो ऐसा नहीं होने दे सकता है। उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिसकी मदद से वो उन्हें बचा सके। इसीलिए वो कुछ प्लान बनाने लग जाता है। वो पाब्लो से और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से भी मिलता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले मेरे कुछ मिशंस के अंदर, क्योंकि मैं तुम्हारी ही मदद से अपनी फैमिली को बचा पाऊंगा, वरना वो फैमिली खत्म हो जाएगी। पाब्लो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, चाहे उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए, क्योंकि वो एल्फ्रेड का स्टूडेंट है और उसका भी एक तरीके से स्टूडेंट है। वही वैन जो होता है अपनी फैमिली के साथ में डिनर करने लग जाता है। लीना कहती कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे इन गुड डैड की वजह से हो रहा है। तुम्हारे भाई का तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो अपनी मौत मरा है क्योंकि उसने गलती करी है, क्योंकि उसने बैड कर्मा इकट्ठा किया था। और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसकी जो लाइफ है वो नॉर्मल हो जाती है। एम्परर उसे उस टेरिटरी का लॉर्ड घोषित कर देते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ एम्परर उससे उसकी इच्छा पूछते हैं, जिसमें वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी वो नोबल्स मरे थे जिनके पास टाइटल्स थे, मैं उसमें से 2 टाइटल खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ उन लोगों के ऊपर। इसकी ये बात सुन के वो सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार इस तरह की इच्छा कोई एम्परर के सामने कैसे रख सकता है। ये इच्छा तो पूरे तरीके से एकदम खराब इच्छा है, क्योंकि टाइटल्स जो है वो राजा का देने का काम होता है, ना कि किसी वॉरियर का जो कि ड्रैगन को मारता है। ये चीज़ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जनरल, पॉप, प्राइम मिनिस्टर इन सब चीज़ों के ऊपर बहस करने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पे
बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी आता है और कहता है कि जैसी जिसकी इच्छा है वो वैसा कर सकता है अगर एम्परर इसको हाँ में अपना सर हिला के इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि इसने एम्परर के आगे इच्छा रखी है। वही प्राइम मिनिस्टर कहता है नहीं नहीं, इस तरह किसी भी टाइटल हम नहीं दे सकते हैं, हमें खुद से टाइटल देना पड़ता है कि वो उसके काबिल होगा या नहीं होगा। वही ड्यूक भी वहाँ पे आते हैं। ड्यूक कहते हैं कभी भी राजा अपने वर्ड से पीछे नहीं हटा है। स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के भी बार बार अप्रोच करने से वहाँ पे एक बात राजा के सामने ज़रूर आ जाती है। वही राजा कहता है कोई बात नहीं, मैं अपना सर हाँ में हिलाया था और मैंने किसी भी तरह की इच्छा पूरी करने का वादा किया था, तो ठीक है, इस बार जो वैन है वो 2 टाइटल अपने किसी भी सगी संबंधियों को दे सकता है जिसको उसका मन करे, मैं इसके बीच में कुछ भी नहीं बोलूँगा। उसके बाद उनके स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंख मारता है। ये सारा सिर्फ उनका एक स्टेज था जिसके अंदर उन्होंने जनरल, पॉप, प्राइम मिनिस्टर सबको रखा था, क्योंकि इसकी मदद से एम्परर उसकी इच्छा पूरी कर देगा, क्योंकि वो जानता था कि कर्ड्स के अगर बच्चों को इस टेरिटरी में रहना है तब उन्हें किसी टाइटल की ज़रूरत पड़ेगी, इससे लोग उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे और वो ये टाइटल फ्री में उन्हें दे देगा। वहीं दूसरी तरफ वो अपने लैंड को डेवलप करने के लिए जाता है जहाँ पे काई और कैन भी थे, जहाँ पे कि काई जो होता है काफ़ी सारा काम संभाल रहा होता है, फाइनेंशियल से लेके लेबर तक का। इसी वजह से इसकी टेरिटरी जल्द से जल्द ग्रो कर जाएगी, वो सारी चीज़ें बताता है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें ये भी बात पता चलती है कि जो वैन की मदद करने के लिए ड्यूक, पॉप, जनरल, प्राइम मिनिस्टर क्यों माने थे, क्योंकि वो इसी के इस डेवलप सिटी के अंदर कुछ ऐसे रेजिडेंस फ्री में मिलने वाले थे, क्योंकि वो उनकी मदद कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लीना को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आती है। वैन वहाँ पे अपना घर बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अब काफ़ी सारे लोग आने लग जाते हैं एक एक करके, जिनसे कि वैन ने वादा किया था कि वो उनके साथ में एक मिशन पूरा करने जाएगा, पर एक ही साथ में इतने सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि वो किसके साथ शुरुआत में मिशन पूरा करने जाए। वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के साथ जाए या अपने मास्टर के मास्टर या अपनी वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड करे, पर वो रात के समय में एक ऐसा खाना खाता है जो कि वो मरने से पहले खाना खाना भूल गया था। और इसी के साथ में ये वाली सीरीज़ जो है यहीं पे एंड होती है। मुझे पता है कि ये सीरीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है, पर हाँ इसकी जो स्टोरी है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर देना।